प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर के द्वारा प्रसारित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य में संकलित कवि विष्णु खरे की कविता एक कम पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं कवि के बारे में आपको परिचय कराना चाहता हूँ। कवि विष्णु खरे का जन्म सन 1940 और मृत्यु सन 2018 है। आधुनिक काल के इस कवि के बारे में हम इनका परिचय और आगे देखें तो इनका जन्म छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से 1963 में इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1962-63 में दैनिक इंदौर समाचार में उप संपादक आप रहे। 1963 से 1975 तक मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के महाविद्यालय में अध्यापन से भी जुड़े। इसी बीच 1966-67 में लघु पत्रिका व्यास का संपादन आपके द्वारा किया गया। तत्पश्चात 1976 से 84 तक साहित्य अकादमी में उप सचिव कार्यक्रम पद पर आप पदासीन रहे। 1985 से नवभारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक के पद पर आपने कार्य किया। बीच में लखनऊ संस्करण तथा रविवारीय नवभारत टाइम्स जो हिंदी में छपता था और अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आप संपादन कार्य से जुड़े रहे। 1993 में जयपुर नवभारत टाइम्स के संपादक के रूप में भी आपने कार्य किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय में 2 वर्ष वरिष्ठ अध्येता रहे। अब स्वतंत्र लेखन तथा अनुवाद कार्य में लगे हुए थे और 1918 में जाकर के इनका देहावसान हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह से विष्णु खरे जी हमारे समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कितने जुड़े रहे, यानी इन्होंने हमारे वास्तविक जीवन की इस सत्यता को अपने जीवन में देखा और यही भावनाएं इनकी कविताओं में भी आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि जीवन की वास्तविक स्थिति या मौलिक स्वरूप को इन्होंने अपनी आँखों से देखा है और जीवन में उसको नज़रअंदाज नहीं किया, अपितु अपने काव्य के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से उन सारे भावों को, उन सारे विचारों को हम तक पहुंचाने का प्रयास भी विष्णु खरे जी के द्वारा किया गया है। औपचारिक रूप से इनका लेखन प्रकाशन का आरंभ 1956 में हुआ। यानी हम देखते हैं कि लेखन का कार्य जो इनका हुआ है वो लगभग 1956 से हुआ। पहला प्रकाशन टी.एस. इलियट का अनुवाद मरु प्रदेश और अन्य कविताएं 1960 में प्रकाशित हुई। यानी हम देखें तो आदिकाल के इतिहास में हम देखें तो 60उत्तरी कविताओं का जो समय आता है वहाँ पर विष्णु खरे को स्थान हम दे सकते हैं। हालांकि 1956 में ही इन्होंने कविता लिखी है तो वहाँ पर भी इनका स्थान आता है। दूसरा कविता संग्रह एक गैर रोमानी समय में 1970 में प्रकाशित हुआ। ये भी 60उत्तरी कविता के समय में आता है। यानी 1960 के दशक के बाद की जो कविताओं का दौर था उस दौर में विष्णु खरे की ये कविताएं प्रकाशित होती हैं। तीसरा संग्रह खुद अपनी आँख से 1978 में और चौथा सबकी आवाज़ के पर्दे में के नाम से था जो 1994 में, और पांचवा इनका जो प्रकाशन हुआ पिछला बाकी तथा छठा काल और अवधि के दरमियान आपके प्रकाशित बाद में हुए। तो एक समीक्षा पुस्तक आलोचना की पहली किताब 1983 में भी प्रकाशित हुई है इनकी। तो रचना के संदर्भ में भी हम देखें तो इनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई हैं और उन सभी रचनाओं के भावों को यदि हम एक आधार मान करके बात करें तो इन्होंने यथार्थ को प्रस्तुत करने की बात की है। और आज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इस दौर में व्यक्ति किस तरह से संवेदनहीन हो चुका है,
केवल और केवल स्वार्थ परकता पर अपने जीवन को जीने का मन लोगों ने बना लिया है। ऐसा क्यों? आप इनकी कविता एक कम जब अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको उस कविता के माध्यम से ये पता चलेगा कि कवि की मनोभावना क्या है। उन्होंने विदेशी कविताओं का हिंदी तथा हिंदी अंग्रेजी अनुवाद अत्यधिक किया है। उनको फिनलैंड के राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज से भी सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त रघुवीर शाह सम्मान, शिखर सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी आपको मिल चुका है। यानी काफ़ी सम्मानों से आपको नवाजा गया है। इनकी कविताओं में जड़ताओं और अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध सशक्त नैतिक स्वर की अभिव्यक्ति है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर इनके परिचय में बताइए है कि इनकी कविताओं को जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उन भावनाओं को हम अब जब अपने जीवन में उतार के यदि देखें तो जड़ताएँ अर्थात स्थिरता, हम किसी कार्य को प्रति करने के लिए कितने उदासीन हो गए, कितने जड़ हो गए, कितने रुक गए, यानी कि उसमें अपना हाथ बटाने की भावना हमारे अंदर नहीं रही, ये हमारी कितनी बड़ी कमी है, इसको उजागर किया है। और दूसरी तरफ अमानवीय स्थिति, यानी मानवता को हम तार तार करने वाले विचार आज संसार में देखते हैं। आप डेली पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने भी बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में अपना काम किया है, संपादन के बतौर से ही, अपने लेखन के बतौर से ही, तो उनमें भी ये भावनाएं इनकी अभिव्यक्त हुई। उन्होंने देखा है पूरा संसार कि मानव किस तरह से एकाकी जीवन जीने के साथ साथ अपने जीवन को जड़ता की ओर ले गया और जड़ता तक ही सीमित नहीं रहा, अमानवीय कृत्यों के प्रति कितना बढ़ चुका है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उसे चाहे कितना ही निम्न से निम्न कार्य करना पड़े, वो उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाता है। ऐसे कुछ विचार इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। यानी कि इन्होंने अमानवीय स्थिति के विरुद्ध अपनी रचनाओं में एक बहुत बड़ा स्वर, एक बहुत बड़े अपने नैतिक कर्तव्य को निर्वहन करने का प्रयास किया है। और हम हमारे पाठ्यक्रम में संकलित एक कम नाम से जो कविता है, वो कविता भी हमें यही आगाह करती है कि आप अपने आप को सुधार करके कम से कम एक तो कम उस अमानवीय कृत्यों को करने वाले की संख्या में कमी कर सकते हो। देखिए कैसे। कविता परिचय में हम देखते हैं कि एक कम कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रोत्तर अर्थात स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। आज़ादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा ही नहीं रहा जिसकी आज़ादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। यानी बहुत बड़ी बात यहाँ पर कवि विष्णु खरे बताना चाह रहे हैं कि हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ सन 47 में, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे, उनका हमारे एक नवीन भारत के प्रति क्या भावनाएं थी। वो सारी भावनाएं जो उनके मन में थी, आज उनके बारे में हम देखते हैं तो वो कुछ दिखाई नहीं देता। पूरे देश का या कहें आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोहभंग हुआ। परिणाम यह हुआ कि आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता का स्थान धोखाधड़ी, आपसी खींचतान ने ले लिया और नितांत स्वार्थपरकता का माहौल बनता चला गया। कितनी बड़ी देश के लिए क्षति हुई है ये कि हमारे अंदर आपसी विश्वास होना चाहिए, परस्पर भाईचारा होना चाहिए, एक सामूहिक तौर पर रहकर के हम किसी कार्य को करना चाहिए। लेकिन ये जो मानवीय गुण होने चाहिए थे, इन सारे मानवीय गुणों को हमारे देश की जनता ने, हमारे समाज ने तार तार कर दिया। और इनके स्थान पर आज क्या मिला हमें? धोखा। एक दूसरे से धोखाधड़ी करते हैं, फरेब करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, आपसी खींचतान, मैं ये हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मैं ये कर लूं, ये मेरा। ऐसा माहौल शायद मानवता के लिए, कवि तो इस बात को स्वीकार करता ही है, लेकिन हम और आप भी शायद इस बात को स्वीकार करेंगे कि मानवता का नाश ऐसे विचार होने पर स्वाभाविक है।
और एक सबसे और भयानक बात जो हमको आज देखने को मिलती है, कवि ने उस बात का यहाँ जिक्र भी किया है, वो है स्वार्थपरकता। हम अपने स्वार्थों के लिए कितने गिर गए, शायद उसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की होगी। यानी हमारे स्वतंत्रता के जो सेनानी थे, उन्होंने तो इस बात की कल्पना की ही नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने वो वहाँ पर उस समय स्वतंत्रता के दौरान ऐसा माहौल देखा था कि सब अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर सर्वहित सुखाय के स्वार्थों के लिए या सर्वहित के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया था। तो वो उनके दिमाग में तो ऐसा आना था ही नहीं कि ऐसा भी कोई समय आएगा जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए समाज और देश को समर्पित कर देंगे, न्यौछावर कर देंगे, केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। ऐसा कभी उन्होंने नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा माहौल आज दुनिया में या देश में या समाज में देखने को मिल रहा है। अब आप सोचिए कि उन लोगों के हृदय पर यदि आज वो जीवित होते तो उनके हृदय पर आज क्या गुजरती। खैर, उनकी आत्माएं इस बात को यदि सुन रही हों तो कवि की भावनाएं उस तक पहुँच करके एक सांत्वना तो दे सकती हैं, पर परिवर्तन कितना होता है ये गर्त में छिपा है। कवि इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप में रखता है तथा कुछ ना करने की स्थिति में होने के बावजूद स्वयं को ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनाना चाहता। बहुत बड़ी बात। आदमी चाहे ठीक है आज इस कार्य में अपने आप को असमर्थ समझता है कि मैं ये परिवर्तन नहीं ला सकता, खैर कोई बात नहीं, आप स्वयं खड़े हो वो भी बहुत बड़ी बात है। दूसरे लोगों में परिवर्तन लाने की भावना आपके अंतर्गत है, लेकिन आप उस कार्य को करने में असमर्थ हो, कोई बात नहीं, आप अपने जीवन से संघर्ष करिए और अपने आप को कम से कम इसको बचा के रखिए। लेकिन कवि का एक भाव यहाँ यह भी दिखाई देता है, यदि हर एक व्यक्ति इस भावना को अपने मन में जागृत करे तो भी इस स्थिति को आमूल चूल परिवर्तित किया जा सकता है। कवि कहता है यहाँ पर कि इसलिए वह कम से कम एक व्यवधान तो कम कर ही सकता है जो कि वह करता है, यही कविता का संदेश भी है। यानी एक काम तो कर ही सकता है, क्या करता है देखिए, कविता हम जब पढ़ेंगे कविता में वो शब्द हमारे सामने आएंगे कि व्यक्ति एक काम क्या कम कर सकता है। बहुत बड़ी उपलब्धि कवि की कविता के माध्यम से यदि हम अपने जीवन में उसके बारे में थोड़ा मनन करें, समझें और सोचें तो वास्तविकता यह है कि ऐसा माहौल बना तो बना कैसे, इसके पीछे हम कितने स्वार्थी हो गए। आज भी हम इस दौर में देखते हैं, चाहे राजनीतिक दौर में देखें चाहे सामाजिक दौर में देखें, हमें बहुत कुछ नकारात्मक तथ्य सामने आते हैं। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने खुद के लिए, अपने परिजनों के लिए हम कितने गिर चुके हैं कि हम दूसरे के हितों को ताक में रख देते हैं, दूसरे की सुख समृद्धि को तार कर देते हैं। कितनी वैमनस्यपूर्ण स्थिति, कितना अमानवीय व्यवहार हमारे अंदर आ चुका है, ये एक बहुत बड़ा प्रसंग है। कवि विष्णु खरे ऐसे ही उन विचारों से हमें अवगत कराता है और उससे दूर होने की हमसे एक आशा या एक उम्मीद करता है। देखिए, तो इस आधार पर हम इनकी कविता देखते हैं। इनकी दूसरी कविता भी यहाँ पर सत्य नाम से संकलित की गई है। इस कविता को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं इनकी ये प्रथम कविता एक कम। कविता निकालिए, आपके पास पुस्तक है तो ठीक है, अदरवाइज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह एक कम कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं कवि विष्णु खरे की। देखिए क्या कहता है इस कविता के माध्यम से कवि कि 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, माला माल और गतिशील होते देखा है। देखिए कवि कह रहा है आज हमें कि हमारा देश जब अंग्रेज़ों के गुलाम था, सन 47 में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने आप तो आत्मोत्सर्ग करके, अपने प्राणों का बलिदान करके, अपने को न्यौछावर करके इस देश को ये स्वतंत्रता दिलाई। और स्वतंत्रता दिलाने के पीछे उनका एक उद्देश्य था, एक एम था, उनकी भावनाएं थी कि हमारा देश उत्तरोत्तर उन्नति करेगा, संसार में अपना नाम करेगा,
सब हिल मिल करके जुल करके सब एक दूसरे का सपोर्ट करके सहायक बन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, पर मिला कुछ उल्टा। कवि कहता है कि देखिए मैंने 47 के बाद तक तो हमारी जनता सब कुछ बहुत अच्छे मानवीय भावनाओं से युक्त होकर के अपना जीवन जी रही थी, लेकिन जैसे ही हम स्वतंत्र हुए राजनीतिक संदर्भ ने या राजनीतिक परिवेश ने कितना विकट विपरीत मोड़ ले लिया। राजनीति के प्रति कितने अपने आप में उत्सुक होने वाले व्यक्तियों ने कैसी भावनाओं को जागृत कर दिया जो देश को आज गर्त की ओर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। सन 47 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है, कभी ये कहता है। यानी कितने कितने फरेब, छल, कपट, धोखा, इन सब से हमने कितने ही लोगों को आत्मनिर्भर बनते हुए, माला माल बनते हुए, एक एक रात में करोड़पति बनते हुए हमने लोगों को देखा है। और गतिशील होते हुए यानी आगे बढ़ते हुए, जो आज कल कुछ नहीं थे वो आज सब कुछ हो गए। ऐसा हमने इस दुनिया में, हमारे देश में हमने लोगों को देखा है। अब आप समझ सकते हो, इस एक पंक्ति ने ही पूरी बात को उजागर कर दिया। यानी कि किस तरह से लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए क्या क्या अनैतिक कार्य नहीं किए होंगे, अर्थात किए हैं। तभी जाकर के तो ईमानदारी से यदि कोई कार्य करता है तो क्या वो मालामाल एक रात में हो सकता है? नहीं, उसे अपने जीवन का बहुत कुछ समय अपने आप को एक सामान्य तरीके में लाने में लगाना पड़ता है। ईमानदारी से यदि चले व्यक्ति तो सुख से अपनी दाल रोटी की व्यवस्था करते हुए एक जीवन सुखद रूप में, संतोष रूप में जी सकता है। लेकिन आज के इस चकाचौंध भरे इस आर्थिक युग में यदि कोई अपने आप को सुदृढ़ करना चाहता है तो मैं समझता हूँ उसे अनैतिक रास्तों को ही अपनाना पड़ रहा है या अपनाते हैं। तभी जाकर के वो एक दिन में, एक एक रात में माला माल हो जाते हैं। कवि ने इस दृश्य को देखा है और उसी को हमें बताने का प्रयास किया है इस कविता के माध्यम से कि सन 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से, यानी अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रास्तों से, अलग अलग माध्यमों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब कोई हाथ फैलाता है, बहुत बड़ी बात, आज अब देखते हैं ऐसी कोई बात नहीं सारे लोगों ने अपने आप को मालामाल कर लिया, ऐसा भी नहीं है। आज ऐसे लोग भी हैं जो गरीबी रेखा से भी नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कभी उन लोगों के बारे में यहाँ व्याख्या करता है, उनके बारे में भी हमें बताता है कि अब जब कोई आगे कोई हाथ फैलाता है तो 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए तो जान लेता हूँ। कभी बात वो उन लोगों की बता रहा है जिन्होंने ईमानदारी से अपना जीवन जिया है, कहीं धोखा, कहीं फरेब, कहीं छल, कहीं कपट किसी के साथ नहीं किया। अपने जीवन को रूटीन में एक सामान्य तौर से जीने की भावना उनके अंदर थी और उन्होंने ऐसे जो जीवन जिया, उन लोगों के प्रति भी कभी देखिए क्या कहना चाहता है। चूँकि उन्होंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, कहीं छल नहीं किया, किसी के साथ कपट नहीं किया, कोई बेईमानी नहीं की, जो मिला, जैसा मिला, जैसी मेहनत की, जैसा कुछ कर पाया वैसा उन्होंने किया। और लेकिन सबसे बड़ी बात थी वो कुछ ज़्यादा मालामाल नहीं हो पाए, अपने गरीबी जीवन में ही जीवन व्यतीत करते रहे। लेकिन किन्हीं लोगों के साथ या कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ कि वो अपने आप को गरीबी रेखा से नीचे ही समायोजित कर पाए। अब वो ऐसा व्यक्ति आज एक भिखारी के रूप में यदि उस मालामाल होने वाले व्यक्ति के सामने अपना हाथ फैलाता है तो देखिए क्या होता है। कवि यहाँ कहता है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है तो 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए तो जान लेता हूँ, तो मुझे पता चलता है, मैं जानता हूँ क्या है। मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। यदि कोई आज अपने भिक्षा पात्र लेकर के किसी के सामने आज खड़ा होता है या किसी के लिए सामान्य तौर पर भी उधार मांगने के लिए भी खड़ा होता है, तो मैं ऐसे उस व्यक्ति को देख करके मेरे मन में ये बात आ जाती है कि क्या, कि मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। यानी कोई भी आदमी या कोई औरत, कोई बच्चा यदि इस तरह खड़ा है तो मैं कह सकता हूँ कि वो नंबर 1 ईमानदार आदमी है। यदि वो ईमानदारी में नहीं रहता तो आज इस तरह किसी के सामने वो हाथ नहीं फैलाता। बहुत बड़ी बात कवि ने यहाँ हमारे सामने रखी है। एक ईमानदार व्यक्ति के दृश्य को किस तरह से दिखाने का प्रयास किया है, आप समझ सकते हैं।
चूंकि ईमानदार व्यक्ति ही इस संसार में इस स्थिति में पहुंचा है। ये कटु सत्य है। कवि ने इस बात को यहाँ बताने का प्रयास किया। तो मैं जान लेता हूं कि मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूं, कंगाल या कौड़ी, या मैं भला चंगा हूं और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकाक्षी मैंने अपने को हटा लिया है। हर ओर से मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। दिल को छूने वाली बात कवि ने यहाँ उस व्यक्ति के माध्यम से कही है। कवि पहले तो हमें ये स्पष्ट कर देता है कि 47 के समय के बाद में जो हमारे विचारधाराओं का परिवर्तन हुआ और हमारे समाज के लोग या हमारे देश के लोगों ने किस तरह से अपनी ईमानदारी को तार कर दिया। पर ऐसे भी व्यक्ति जिन्होंने हमें मांग करके या किसी के सामने अपने हाथ फैला करके अपना जीवन जीने की भावनाएं भी रखी, तो उसको हमने नंबर 1 का ईमानदार मान करके कभी उस बात को स्वीकार किया है कि वाकई वो ईमानदार व्यक्ति है। यदि ईमानदार नहीं होता तो वह भी आज अच्छा सा महल या कोठी बना करके अपना जीवन ऐशो आराम के साथ जीता। लेकिन अब उस व्यक्ति के माध्यम से उस छल कपट और बेईमान व्यक्ति से कहा जा रहा है इन अगली पंक्तियों में कि मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ। क्या कहता है वो? एक गरीब आदमी, एक कमज़ोर आदमी उस धनवान, उस बेईमान, उस निर्लज व्यक्ति के सामने कि मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कौड़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज। यानी हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं जब हमारे द्वार पर वो भीख मांगने के लिए अपने हाथ फैलाता है, तो हम उनसे यही कहते हैं, शर्म नहीं आती तुझे? हट्टा कट्टा मोटा ताजा, मेहनत करके नहीं खा सकता, कामचोर कहीं का। ऐसे शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। और कभी कभी तो हम ऐसे उदाहरण भी हमने देखे हैं कि द्वार पर खड़े व्यक्ति को एक मुट्ठी भर अनाज भी डालने की भावना हमारे अंदर पैदा नहीं होती। अफसोस होता है मुझे भी इस कविता के माध्यम से। आप लोग भी इसमें आश्चर्य करोगे कि कैसी भावनाएं, कैसी मानवता हमारे अंतर्गत समाहित हो गई। क्या इसको ही हम मानवता कहेंगे? नहीं। मैंने बहुत सारे उदाहरण ऐसे जीवन में देखे हैं जो अपनी प्रशंसा के लिए या अपने आप को बढ़प्पन दिखावा करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन यदि उनका पड़ोसी शाम के समय पर भूखा सोता है तो उसके लिए 1 किलो आटा वो नहीं देते, उसमें भी 100 अपने आप को दिखा देते हैं। अरे कमा के क्यों नहीं खाता, ये हमारे माथे मांगता है क्या? ऐसे शब्दों का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। मानता हूँ उसको कमा के खाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं, आप गलत नहीं कह रहे, इस बात को मैं नहीं कहता। पर हो सकता है विषम परिस्थिति उसके जीवन के सामने कोई एकाएक आ गई हो, ऐसी स्थिति बन गई हो। हमने कभी उस स्थिति को नहीं समझा, नहीं देखा, तटस्थ कर दिया, दरकिनार कर दिया, हम उसके साइड में हो गए। तो किस तरह से हाथ फैलाने वाला व्यक्ति कहता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, कभी अपने शब्दों के माध्यम से कहलाता है उस व्यक्ति से कि मानता हूं कि मैं लाचार हूं, कंगाल या कौड़ी, या मैं भला चंगा हूं और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज भी मुझे आप कहते हो, ठीक है, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित। चूंकि हम लोग गुस्सा भी करते हैं उसके लिए, लेकिन वो आदमी कहता है ठीक है तुम मेरे पर गुस्सा करिए, मुझे कामचोर कहिए, निसंकोच आप, मैं आपसे लज्जित हूँ, आप मेरी लज्जा के बारे में, मेरी शर्म के बारे में तार तार कर दीजिए, मुझे बेशर्म बोल दीजिए, बेहया बोल दीजिए, मैं आपके शब्दों को सुनता हूँ और मैं अपने आपके गुस्से पर भी आश्रित हूँ। आप गुस्सा कीजिए, मेरे गुस्सा, आपके गुस्सा का मुझ पर कोई असर नहीं, फिर भी मैं आपके आश्रित हूँ, आप पर टिका हुआ हूँ, आपके सहारे ही मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। आश्रित होने का मतलब है आपके सहारे जीवन जीना। चूंकि आप मुझे दे रहे हैं वो मैं खा करके अपना जीवन जी रहा हूँ, तो मैं आप पर आश्रित हूँ। एक अमर बेल की तरह जो एक पेड़ पर चढ़ करके अपना भोजन संग्रह करती है, मुझे भी आप आपके एक आश्रित मान लीजिए। पर वही आदमी
कहता है, कवि कहलाता है अपने शब्दों से कि तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निराकांक्षी मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। लेकिन हे व्यक्ति, हे बेईमान व्यक्ति, मैं शब्द कर का संबोधन करता हूँ यहाँ पर, आप मेरी बात सुन लो। वो कमज़ोर, वो आश्रित, वो गरीब आदमी, वो ईमानदार आदमी क्या कहता है उस भले चंगे आदमी से कि तुम्हारे सामने बिल्कुल मैं नंगा खड़ा हूँ, निर्लज्ज और निराकांक्षी। निराकांक्षी का मतलब होता है मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, यानी मेरी कोई बड़ी उम्मीद नहीं है, मेरे कोई बड़े सपने नहीं हैं कि मेरे पास महल हो, गाड़ी हो, मकान हो, अच्छा भला सुखपूर्वक मैं जीवन जीऊँ, ऐसो आराम से अपनी ज़िंदगी बिताऊँ। मेरी ऐसी कोई आकांक्षा, कोई उम्मीद, ऐसा कोई भावनाएं नहीं है। मैंने अपने को हटा लिया है इस होड़ से। यानी हे भले आदमी, हे आज के आर्थिक युग के महाराज, मैं आपसे कोई होड़ नहीं कर रहा, यानी मैं आपके समकक्ष होने की भावनाएं मन में नहीं रख रहा। मैं कोई पैसा वाला बन जाऊं ऐसी मेरी भावनाएं नहीं हैं। मैंने अपने आप को हटा लिया है इस होड़ से कि मैं तुम्हारे बराबर बनूं, ऐसा नहीं है। मैं तुम जैसा नहीं बनना चाहता। कहने का भाव ये है, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार भी नहीं हूँ। यानी मैं तुम्हारा विरोधी भी नहीं कर रहा, मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं हूँ कि मैं भी तुम्हारे जैसा पैसे वाला बनूँ, इसकी मैं होड़ करता हूँ। और मैं तुम्हारा हिस्सेदार भी नहीं हूँ। मैं तुमसे बांटना चाहता हूँ, बंटवाना चाहता हूँ, तुम आधा हिस्सा मुझे दो या 10वां हिस्सा मुझे दो। मैं ऐसी भावना भी अपने आप में नहीं रखता। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी मैं आपके सामने हाथ फैला रहा हूँ। आप मुझे दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। बहुत बड़ी बात, इस अंतिम पंक्ति का भाव देखिए। वो आदमी जो ईमानदारी से जीवन जी करके जिसके सामने हाथ फैला रहा है, वो व्यक्ति किस तरह से उस बेईमान आदमी को समझा रहा है कि हे भले आदमी, आप एक चीज़ को सोच लो। मैं आज आपके सामने हाथ फैला रहा हूँ, आप मुझे निर्लज्ज कहिए, धोखेबाज कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन आप ये बात ज़रूर सोच लो कि मैं आपका विरोधी नहीं हूँ, मैं आपका प्रतिद्वंदी नहीं हूँ, मैं आपके माल का हिस्सेदार भी नहीं हूँ। और फिर दूसरी बात ये भी कहता है कि तुम मुझे कुछ दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, दो तो ठीक, ना दो तो भी ठीक, लेकिन एक बात वो कहता है कि लेकिन फिर भी तुम, अर्थात वो व्यक्ति, कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। यानी तुम एक आदमी अर्थात मुझसे, यानी उस भिक्षा पात्र को मांगने वाले व्यक्ति से, उस भिखारी से, उस हाथ फैलाने वाले आदमी से तो तुम निश्चिंत रह सकते हो कि तुम्हें किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। क्योंकि आज के समय में जिसने छल से, कपट से, धोखे से जो माया इकट्ठी की है, जो माला माल हुआ है, उसे चारों तरफ से हर तरह की चिंताएं सताई रहती हैं। एक तरफ उसने जिससे धोखा किया है वो उसका दुश्मन हो गया, दूसरी तरफ इस माया को चोर डकैतों से लुटने का उसको डर पैदा हो गया, तीसरी तरफ उसके माया को देख करके कितने लोगों के मन में ईर्ष्या की भावनाएं पैदा हो गई जो उसे घृणित भाव से देखते हैं। ये सारे उसके सामने, इतने सारे शत्रु उसके सामने खड़े हो गए। तो वो व्यक्ति कहता है कि आपके उन शत्रुओं में आप कम से कम मेरी गिनती को तो एक कम कर लीजिए। यानी मैं आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं, आपका कोई विरोधी नहीं, आपका कोई हिस्सेदार नहीं, और ना मैं आपका कुछ बिगाड़ सकता, ना मैं आपसे ईर्ष्या करता हूँ, और ना मैं आपका माल चुराने की भावना रखता हूँ, और ना ही मैं आपके द्वारा किए गए अनैतिक कार्य से मालामाल होने की प्रतिक्रिया का मैं विरोधी भी नहीं हूँ। तो आप कम से कम एक व्यक्ति, यानी मुझसे तो आप निश्चिंत अब रहो, तुम्हें मेरे बारे में या मेरे प्रति किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सोच सकते हो, जब किसी व्यक्ति, यदि मानवता वो अपने आप में धारण करता है, वो व्यक्ति ऐसे शब्दों का प्रयोग उसके सामने करता है, तो समझता हूँ कि उसका हृदय भी शायद पिघल जाना चाहिए। लेकिन आज हम इस संसार में, इस दुनिया में, इस समाज में देखते हैं, हृदय पिघलने वाले लोगों की संख्या मैं अपने आप में देखता हूँ तो शून्य ही नज़र आती है।
नहीं मिलते ऐसे लोग। बेशक वो उसका प्रतिद्वंदी नहीं है, हिस्सेदार नहीं है, विरोधी नहीं है, उसका वो कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, उसके वो छीन भी नहीं सकता, उससे झपट भी नहीं सकता, वो चुरा भी नहीं सकता, पर उसे धुतकार के भगाने से हमारे मन को पता नहीं क्या आनंद आता है। बड़े क्रोध के साथ, बड़े अहम के साथ, बड़े घमंड के साथ हम उस व्यक्ति से कहते थे चल चल यहाँ से, अगले दरवाजे पे जा। कहाँ गई हमारी मानवता? तो कवि ने यहाँ बहुत साधारण, सहज, सरल शब्दों में कितनी बड़ी बात को हमारे सम्मुख रखा है। हमारे देश की वस्तु स्थिति को, इस मानवता के गुण को तार तार करने वाले उन लोगों को किस तरह से उजागर करके हमारे सामने उनका व्यवहार प्रदर्शित कर दिया, उनकी भावनाओं को हमारे सम्मुख खड़ा ला करके खड़ा कर दिया। कवि की ये भावनाएं मैं समझता हूँ कि हमारे हृदय को वास्तव में बहुत द्रवित कर देंगी। यदि हम देखें तो इस तरह से आज के इस जीवन में या आज के इस दौर में व्यक्ति को अपने आप में परिवर्तन ला देना चाहिए। अरे और नहीं तो कम से कम उन लोगों के लिए ही सही जिन्होंने अपने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, और जिन्होंने ऐसे इस संसार को या इस देश को या इस समाज को ऐसे होने की कभी कल्पना भी नहीं की थी, उन लोगों के लिए ही भावना के रूप में ऐसे लोगों को आज परिवर्तन कर लेना चाहिए, जिन्होंने छल छाद्म कपट और द्वेष के साथ रह करके अपने आप को बहुत आगे बढ़ा दिया, माला माल रातों रात कर लिया। उनको कम से कम आज ऐसा तो नहीं करना चाहिए, अपने आप को अब तो बदल ही लेना चाहिए। ये कवि की एक भावना हमारे सामने नज़र आती है। तो इस तरह से ये कविता आज हमारी समाप्त होती है। इनकी दूसरी कविता है जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं समझता हूँ आप पुनः इस कविता को पढ़ें, और कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क करें। और इसी के साथ हम इस कविता के साथ पूर्ण होने के साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।